Hello and very good afternoon to all of you. Beta, very good afternoon. Yeah, I'll be sending you a code. Don't worry. We'll start and we'll take care of it. Right? Chaliye. Very warm welcome to seventh version of Quizdom, seventh episode of Quizdom. Okay. Again, we are here with our 50 questions. We are going to discuss 50 questions for the events. Here, related information from 15th of August till 21st. तो 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच की घटनाओं पर हम लोग ये क्विज करने वाले हैं. There are going to be 50 questions. There are going to be हर 10 क्वेश्चन के बाद में लीडर बोर्ड विल बी देयर. वी आर गोइंग टू टेक मतलब वी आर गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट ऑन मेंटी ऐप ओनली, है ना. मेंटी ऐप पर टेस्ट करवाया जाएगा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एम आई क्लियरली विजिबल ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए. अगेन आई रिपीट, देखिए आप समझिए इस चीज को. वी आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट ऑन वीकली बेसिस एंड लास्ट वीक जो होता है, हम जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ, वी आर टेकिंग दिस टेस्ट ऑन 24th टुडे. सो 15th अगस्त से लेकर के 21st अगस्त, दे आर 7 days. इन 7 दिनों के बेस पर, इन 7 दिनों का जो करंट अफेयर्स होगा, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन. तो इन 7 दिनों का क्विज वी आर टेकिंग टुडे. नेक्स्ट टाइम वेर वी आर गोइंग टू मीट, तो इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट 7 days. तो 22 से लेकर के 28 के बीच का होगा, दैट वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट टाइम. वो हम अगली बार डिस्कस करेंगे. इज दिस क्लियर? देखिए बेटा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फॉर एनीथिंग यू वांट टू हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल, यूट्यूब चैनल जो हमारा यहाँ पर वेर आई एम लाइव राइट नाउ, यू सब्सक्राइब दैट. यू विल फाइंड वेरियस मेनी वीडियोज ओवर हियर. सौरभ सर के वीडियोज यहाँ पर आप देखिए, उसमें आपको क्लैरिटी होगी. he has clearly mentioned, he has clearly explained how to prepare for exam and what should be your overall जिसको बोलना चाहिए अगले 3 महीनों का आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, मंथ वाइज what you need to take care of. even that thing he has clearly जिसको बोलना चाहिए समझाया हुआ है. तो सौरभ सर के वीडियोस आप देखेंगे तो आपको वहाँ क्लैरिटी हो जाएगी. चलिए, ठीक है. तो वी आर स्टार्टिंग विद टुडेस क्विज नाउ. हम आज के क्विज को स्टार्ट करते हैं. आई विल बी गिविंग यू दी मेंटी कोड. मेंटी कोड को आपको menti.com वेबसाइट पर कीन करना है, आपका नाम अंकित करना है वहां पर, या कि फिर आप मेंटी ऐप जो होता है, उस मेंटी ऐप पर भी इसको जाके क्विज जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं. है ना क्लियर? चलिए, देखिए, दिस इज द कोड फॉर यू 71401737. है ना. आप चाहें तो उसे आप जो ये स्कैन भी कर सकते हैं, है ना. क्यूआर कोड स्कैन भी कर सकते हैं. See, there is no Menti link beta. What you need to do? Simply go to menti.com. ऐप पर चले जाइए केवल. क्लियर है? इसको स्कैन भी कर सकते हैं. यस, वेरी मच. व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, जस्ट लेट मी नो. चलिए, करें स्टार्ट. बेटा ऐप पर भी जाके कर सकते हैं, और यू कैन गो टू वेबसाइट, कीन दिस यू. हाँ, यू नीड टू कीन योर राइट नेम ओनली. करेक्ट नेम जो आपका होगा वही आपको अंकित करना है. सुडो नेम कोशिश करके मत रखिएगा वहाँ. यस, आई एम वेटिंग. आई नो व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड. चलिए, शुड आई स्टार्ट नाउ? चलिए, आई एम कमिंग डाउन टू दी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द डे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. But we are waiting for very long. I should start now, right? Menti link is not there. I told you, go to menti.com, Menti app, put in this code, and we are going to start now, right? Chaliye.
पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ. दे आर गोइंग टू बी 50 क्वेश्चंस एंड आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चन, बेटा go to menti.com. I'll write the name of the website. menti.com. Menti.com. Just put in this code 71401737. Just put in this code there, and your quiz is going to start. Then they'll ask you for keying in your name. You need to key in your right name, correct name, and then the questions will be before you, and you'll be given around 15 seconds to answer the question. In 15 seconds to answer quickly, as fast as you answer, more will be your score. More as great your score will be, you will be in the top 10 of the in the leaderboard जिसको कहा जाता है, वहां पर आप मिलेंगे. If you end up winning this quiz, you will be rewarded with the book. The name of the book is Tipping Point by Malcolm Gladwell करके एक राइटर रहे, Malcolm Gladwell. उन्होंने बुक लिखी है. The name of the book is The Tipping Point. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक. जिन छोटी छोटी घटनाओं से बड़े परिवर्तन आते हैं, उन पर ये बुक लिखी गई. आई रेड दिस बुक सम 10-15 years बैक, बट स्टिल रिलेवेंट. अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. द टिपिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी द रिवॉर्ड फॉर टुडेज क्विज. आज के क्विज का रिवॉर्ड होगा. ये क्लियर, स्पष्ट है सबको? बट अब यू वेटेड नाउ एंड वी आर स्टार्टिंग, है ना. हम लोग आज का क्विज स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए, दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट क्विज. फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड. है ना. क्वाइट इजी क्वेश्चन वी स्टार्टेड विथ. वी ऑल नो देयर हैव बीन वेरियस इंसिडेंट्स. कई सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर देयर हैव बीन इश्यूज इन टर्म्स ऑफ जो फ्लाइट. जो देखते हैं, एक बड़ा इंसिडेंट ये हुआ था कि देयर वाज टर्बुलेंस इन वन ऑफ द फ्लाइट ऑफ स्पाइस जेट. द फ्लाइट वाज बिटवीन दिस मुंबई एंड दुर्गापुर. और उस फ्लाइट में मिड फ्लाइट देयर वाज सम टर्बुलेंस एंड इट बिकेम अ बिग इशू बिकॉज द वीडियो वाज वायरल, है ना. तो उस इशू को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ समय पहले डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ने स्पाइस जेट के पायलट जो उसमें उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है ना. स्पाइस जेट पायलट फॉर 6 months हैज बीन सस्पेंडेड फॉर अ May 1 इंसिडेंट दैट हैपेंड विद स्पाइस जेट जो एयरलाइन के साथ हुआ था. तो उन्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस मे इंसिडेंट. इसमें क्या हुआ था? मिड एयर टर्बुलेंस. मतलब टर्बुलेंस का बोले तो वो एक वीडियो आपने देखा हो, तो वहां पर एयर मतलब फ्लाइट के बीच में दैट वाज सो मच ऑफ chaos and many of the passengers got injured in that. Even the crew got injured in this. Three of the crew got injured in this case. So it became a big issue. And now after investigation and all, प्रूफ के बाद में स्पाइस जेट के एक पायलट को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है. तो यहाँ पर आपसे एयरलाइन पूछा गया था. हमारा आंसर जो होता है वो स्पाइस जेट शुड बी आवर आंसर इन दिस केस. ये क्लियर? चलिए, we are coming to question number 2. Second question पर हम आते हैं. This is question number 2 for you. Hopefully things are clear. People who are new joinees, at least after this first question, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, that thing is very clear to you, है ना. चलिए, we are coming to question number 2. Answer this. For indulging होना चाहिए. I'm very sorry for the spelling mistake. For indulging in unethical practices, है ना. For indulging in unethical practices, allegedly indulging in unethical practices. देखिए, आपने कोविड समय पर जब हम लोग कई सारी मेडिसिन ले रहे थे, ग्रसित थे, उस समय भी आपने देखा हो तो डोलो 650 वाज वन ऑफ द मेडिसिन, है ना. डोलो 650 मेडिसिन थी. इट वाज सो मच प्रिविलेंट देयर. इट वाज बीइंग रिकमेंडेड, इट वाज बीइंग टेकन, एंड इट वाज, जिसको बोलना चाहिए कि बहुत दिनों तक इट वाज, मतलब इट वाज इन वॉक बोल सकते हैं आप. उसको दिया जा रहा था, रिकमेंड किया जा रहा था. बट अभी अब ऐसा माना जा रहा है, अभी एलिजिड ऐसा पाया गया कि दिस
the practice of recommending this dolo was pushed by the manufacturer itself, and they gave 1,000 crore, है ना, एक तरीके से उन्होंने फ्रीबीज के फॉर्म में वेरियस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स को दिए थे, ऐसा एलिजली कहा जा रहा है, राइट, एंड दैट इज व्हाई द इशू इज देयर, दैट इज व्हाई ये अपने आप में एक बड़ा इशू हुआ है, राइट, और उसका संज्ञान लिया गया, सुप्रीम कोर्ट टुक सीरियस नोट ऑफ इट, राइट। तो अगर वो पूछा जाता है कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो डोलो 650 उस द मेडिसिन, और उसके जो जो निर्माता हैं, है ना, जो मैन्युफैक्चरर हैं, वह बेसिकली दे ऐसा माना जा रहा है कि ही वाज इन्वॉल्वड इन, द कंपनी वाज इन्वॉल्वड इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इसलिए केस अपने आप में चल रहा है। तो हियर इन आवर आंसर शुड बी डी, डोलो 650 जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है वहाँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वी कैन सी, state duties government has launched village defense guards scheme। चलिए, वेरी गुड। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ गांव की रक्षा हेतु एक एक विलेज गार्ड स्कीम स्थापित की गई थी। सबने कई बार देखा होगा कि जो गांव के लोग जो होते हैं वो वॉलंटियर्स बन करके इसको बोलना चाहिए क्रमशः, जिसको बोलना चाहिए कुछ समय समय पर रक्षा करने के लिए, गार्ड करने के लिए बेसिकली एक ग्रुप बनाए जाते हैं। तो दैट हैज बीन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर has released ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर दिस, है ना, एंड दे implemented the scheme and people involved in the scheme, even they will be paid for it, है ना, इवन दी होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री ने भी इसको ओके किया गया है, एंड दे विल बी पेड 4,500 फॉर लेवल 1 V1 कैटेगरी इन सम इंपॉर्टेंट केसेस, जब वनेबल केसेस जहाँ जहाँ ज्यादा आवश्यकता पाई जाती है, एंड V2 कैटेगरी वालों को 4,000 रुपए पर मंथ, 4,000 पर मंथ विल बी गिवन। तो दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर for safeguarding various villages, and volunteers from the village people itself, they will be making groups and they'll be guarding their villages, है ना। तो इट वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया था। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। One book was written earlier, which is translated now, you know, so it is written by which of the following writer? Fine. See, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक किताब लिखी गई थी। द नेम ऑफ द बुक इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल। दिस बुक वाज रिटन बाय कृष्णा बोस। जो किताब है कृष्णा बोस द्वारा लिखी गई थी। इट वाज रिटन इन बंगाली एंड नाउ इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया गया है ना। तो रिटन बाय लेट स्कॉलर एंड फैमिली मेंबर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा बोस, है ना। सो आंसर शुड बी डी इन दिस केस। और ये उनकी लाइफ पर किताब लिखी गई है। पर्सनल रिलेशंस डेयरिंग मिलिट्री कैंपेन जो रन किए थे उस पर दिस बुक हैज बीन रिटन। तो आंसर शुड बी कृष्णा बोस, डी शुड बी आवर आंसर इन दिस केस। कम लोगों ने आंसर किया है, बट एटलीस्ट दैट सिंपली मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट। आपको ये मालूम होना चाहिए एवरी वीक सम बुक्स आर रिटन बाय राइटर्स एंड दे आर रिलीज्ड। हो सकता है कुछ ऐसी बुक्स हो जो जिनको अवार्ड दिया जाता है, तो ये बुक्स एंड ऑथर्स वाले जब सेक्शन देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट बनता है, एंड वी शुड नो दिस। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिसको होना चाहिए। आप ये टॉपिक मान सकते हैं, नेक्स्ट टाइम यू कम अराउंड सम क्वेश्चन यू शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट। चलिए, we come down to question number 5, and this question number 5 for you. Answer this. लेटेस्ट पूछा जा रहा है आपसे। लेटेस्ट मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट, लास्ट वीक में फिर से सम न्यू साइट्स हैव बीन एडेड, है ना, रामसर साइट्स ऐड हुए हैं, तो आपको वो सही वैल्यू बतानी है। एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, लास्ट वीक लेटेस्ट, है ना। चलिए, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली। सी वी ऑल नो 1971 Ramsar Convention. India became member in 1982. So from 1982 till 2013, there were only 26 Ramsar sites, wetland sites were added. From 2013 till last some months, it was again कुछ कुछ sites add की गई थी, 49 total हो चुके थे।
इन लास्ट 1 मंथ और सो अगर आप देखा जाए तो वी हैव एडेड 26 साइट्स टू इट। पहले 49 से 54 होता है, 54 से 64 होता है, नाउ 64 से इट इज 75, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव। एंड नाउ द टोटल नंबर ऑफ साइट्स, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड साइट्स, रामसार वेटलैंड साइट्स इन आवर कंट्री हैज गॉन अप टू 75। कितनी हो चुकी हैं? 75 हो चुकी हैं। तो अभी जो लास्ट एडिशन हुआ है दैट इज ऑफ 11 साइट्स। जो अभी जो लास्ट बार जो साइट्स बढ़ी हैं वह 11 साइट्स हमारे यहाँ बढ़ गई हैं, राइट। एंड मोस्टली ऑब्वियसली अगर इसमें देखा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा साइट जो है दे आर इन तमिलनाडु। नाउ तमिलनाडु has got 14 Ramsar sites, followed by Uttar Pradesh which has got 10 Ramsar sites. Total we have got 75 Ramsar sites covering an area of 1,32,677 hectares का एरिया, आजादी के 75 वर्ष, एंड 75 साइट्स वी हैव गॉट। है क्लियर? तो आंसर शुड बी 11 हियर। अभी लेटेस्ट देखें तो 11 जोड़ी गई हैं, पहले 5, फिर 10 और फिर 11। पहले 49 टू 54, 54 टू 64 एंड 64 टू 75 वी आर नाउ, राइट। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। उड़ान अगर आपको मालूम हो तो बेहतर है, नहीं तो उड़ान होती है द स्कीम का नाम जो देखें तो उड़े देश का आम नागरिक इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्कीम। Yes, very good, very great. Most of you answered correctly. 17, 2017 is in fact is the right answer. 2017 में हमारे देश में उड़ान योजना लाई गई थी, उड़े देश का आम नागरिक योजना लाई गई थी। और इसका बेसिक उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो ये एविएशन सेक्टर है इसको बढ़ावा दिया जाए, इसमें ग्रोथ हो, राइट। और उस इस योजना के अंतर्गत देखा जाए तो इन लास्ट 5 इयर्स जहां 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हमारे देश में होते थे, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग टू इट, डोंट यू वरी, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल नहीं है। यहाँ केवल आपको जितना बेहतर सही आंसर और जितना जल्दी आप उसको आंसर कर सकते हैं दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर नंबर्स, योर स्कोर। एंड योर स्कोर जितना बेहतर होगा यू विल बी, उतनी बेहतर आपकी रैंकिंग होगी। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जस्ट कीप आंसरिंग, ट्राई टू आंसर करेक्टली, राइट। यस, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, राइट। अब यहाँ देखें तो आई वाज सेइंग नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैव इंक्रीज फ्रॉम 74 टू 141। 141 हो चुके हैं जो पहले केवल 74 हुआ कर सकते होते थे, राइट। कई सारे अंडर सर्व या अनसर्व लोकेशन में ये जिसको बोलना चाहिए एविएशन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकी है, राइट। ओवरऑल सेक्टर इज इंक्रीज, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फ्लाइट्स की बात की जाए तो दैट हैव इंक्रीज, एंड मोस्टली मेनी एरियाज व्हिच वर नॉट कवर्ड अर्लियर they have been covered. So this scheme was launched on 27th of April 2017 को लॉन्च किया गया था। It's been 5 years and 5 years of a success, basically 5 years of great success कहा जा सकता है। उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक लॉन्च्ड इन 2017 बाय पीएम मोदी, और अभी जो है वो 5 वर्ष इसके कंप्लीट कर दिए गए। ठीक है, चलिए, दिस क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। गुड आफ्टरनून तबस्सुम, ये क्लासेस वेडनेसडे को दोपहर 2 बजे या कि फिर शाम को 8 बजे होती हैं, मोस्टली दोपहर 2 बजे होती हैं। तो वेरी गुड आफ्टरनून, यू स्टार्ट योर क्विज नाउ। जस्ट टेक दिस कोड 71401737। Need to put in this code on menti.com and you start your quiz. Okay, 71401737 on menti.com. You start your quiz now. The question was, world's highest railway bridge that was launched in Chenab in Jammu Kashmir was named is, कि क्या नाम उसको दिया गया, and it was one of the easiest question। कई दिनों से आप इसके बारे में पढ़ते आए हैं। गोल्डन जॉइंट जो है नाम दिया गया है, इट वाज इनॉग्रेटेड, अभी कुछ समय पहले इनॉग्रेट किया गया है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, है ना, एंड गोल्डन जॉइंट का उसे नाम दिया गया है ना। तो आंसर शुड बी गोल्डन जॉइंट, जम्मू कश्मीर चेनब में बनाया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 वी आर कमिंग एट, आंसर दिस नाउ।
Yes, most of you answered correctly. It was ninth occasion on which PM Modi hoisted national flag from Red Fort. ना अब देखिए अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट्स अ सिंपल मैथ्स भी उसको मान सकते हैं. 2014 PM Modi got elected. He became PM in 2014 in May 2014. So for first time he hoisted national flag from Red Fort was in 14 only. तो 14 से 27 years and 21 22 देखा जाए तो 9 वर्ष होते हैं. So it is the ninth occasion PM Modi hoisted national flag from Red Fort on 15th of August. तो 9 हमारा सही आंसर होना चाहिए. सबसे ज्यादा दफा सबसे ज्यादा बार पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 times followed by Indira Gandhi 16 times followed by Manmohan Singh 10 times followed by Atal Bihari followed by Atal Bihari Vajpayee Atalji 6 times followed by PV Narasimha Rao and Rajiv Gandhi 5 times each, and there were other prime ministers who went on to hoist for एक दफा उन्होंने भी हॉइस्ट किया. तो इनमें दे आर लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, एच डी देवगौड़ा एंड आई के गुजराल. इन लोगों ने एक एक दफा हॉइस्ट किया हुआ है. राइट. तो सबसे ज्यादा अगर पूछते हैं कभी पूछा जाता है तो 17 टाइम्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा वंदन किया है. राइट. तो आंसर शुड बी नाइन्थ ओवर ईयर. 9 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए था. मोस्ट ऑफ यू हैव answered it correctly. We are coming down to ninth question, that is second last question before our first leaderboard. This is ninth question before you. Answer this now. NACO stands for. It was a new some time back. So NACO stands for which of the following organization? Yes, NACO stands for National AIDS Control Organization. You know, under Ministry of Health and Family Welfare, it's a nodal agency responsible for overlooking various activities related to National AIDS Care Program. कुछ समय न्यूज में थे, आपको मालूम होना चाहिए. नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इज नैको. राइट. चलिए 10th क्वेश्चन बिफोर आवर लीडर बोर्ड. आंसर द 10th क्वेश्चन हियर. The largest wave of Rohingya refugees fled Myanmar in which of the following year? 2017 is in fact right answer. देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट वेव. अब दिस इशू इज ओल्ड इशू एंड ये पहले से है, बट इसमें सबसे ज्यादा जो परिवर्तन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट देखा जाए तो 2017 में, बिकॉज देयर वाज परसिक्यूशन फ्रॉम म्यांमार के जो मिलिट्री उनके द्वारा पुश करने पर, और जो प्रोसिक्यूशन वहां पर हुआ था उसके बाद में 2017 में सबसे ज्यादा म्यांमार रेफ्यूजीज जो थे, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो होते हैं, उन्होंने म्यांमार छोड़ करके बांग्लादेश में शरण ली थी. एंड फ्रॉम बांग्लादेश मेनी केम टू इंडिया. राइट. तो 2017 जो है वह एक बड़ा एक उसको डिपिंग पॉइंट मान सकते हैं. दैट शुड बी आवर आंसर. इट इज नॉट कि इशू तब स्टार्ट हुआ, इशू इज वेरी ओल्ड, पहले से है. और 2017 में सबसे ज्यादा म्यांमार रेफ्यूजीज ने म्यांमार छोड़ा था, दिस रोहिंग्या रेफ्यूज ने म्यांमार छोड़ा था, बिकॉज देयर वाज एलिजली जिनोसाइडल इंटेंट था वहां की म्यांमार आर्मी का. और उनके अगेंस्ट में फिर आईसीजे में केस भी हुआ था, जो कि गाम्बिया करके एक देश होता है, एक छोटा सा देश है, इस्लामिक नेशन मोस्टली. तो दे वेंट फॉर दिस केस अगेंस्ट म्यांमार इन आईसीजे. केस आईसीजे गया था और आईसीजे में दिस वाज डिफेंडेड बाय आंग सान सू की, जो वहाँ की नेता हैं, जो अभी एनीवे उनको जेल में डाल दिया गया बाय द सेम आर्मी शी वाज डिफेंडिंग. So it went to ICJ itself, right? तो 2017 should be our right answer in this case. 2017 हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए. So we have covered 10 questions and now we look at the leaderboard. Hopefully you find your name in the leaderboard, है ना? So this is the first leaderboard of the day. चलिए, great. So Tanya Basu followed by Sindhuja, Zikr, Chandresh, Shaurya, Ishan, Samriddhi, Kanak, Prashant, Abhishek, and Abhishek. Yes, so these are the top 10 players till now. After 10 questions, these are the top 10 players
All the best to all of you. There's still 40 questions left. So people who want to find the name in this leaderboard, it is still long way to go. You can still find. Just try to answer correctly, but at the same time try to answer as early as possible because आप जितना जल्दी आंसर करते हैं उतना ज्यादा बेहतर आपके पॉइंट्स मिलते हैं. पॉइंट जितने बेहतर होंगे आपको आगे बढ़ने में सहायता होगी. राइट. So all the best. We are coming down to our question number 11. This is question number 11 before you. Answer this. Rajiv Gandhi Center of Advanced Technology was recently inaugurated in which of the following state? है ना. और कब इनॉग्रेट किया गया था? एनीवेज यू आंसर बेटा. आपको लगता होगा सर व्हाई यू डिस्टर्बिंग अस. लेट अस आंसर. यू आंसर. चलिए इन राजस्थान ओनली. ग्रेट. वेरी गुड. देखिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 20 अगस्त क्यों? क्योंकि 20 अगस्त जो होता है 20 अगस्त जो होता है वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी. है ना. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि 84 से 89 के बीच में देश के प्रधानमंत्री रहे थे. जिनकी 1991 में 1991 में श्री परम्बुदूर तमिलनाडु में जिनकी हत्या हुई थी. उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो होती है वह 20 अगस्त होता है. तो 20 अगस्त को राजस्थान गवर्नमेंट ने वहां पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट जिसे कहा जाता है वहां इनॉग्रेट किया था. क्यों इनॉग्रेट किया था? टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द यूथ. वहां के जो जो युवा है उनको एडवांस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो एआई होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स होता है, मशीन लर्निंग होता है, इनमें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए दिस पर्टिकुलर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ समय पहले उन्होंने वहां पर इनॉग्रेट किया. तो राइट आंसर शुड बी राजस्थान इन दिस केस. बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू. तनुश्री ट्राई टू आंसर ऑन मैंटी क्विज बेटा. यस देखिए 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज होता है. राइट. और ये भारत ने इसको साइन नहीं किया है. वी डू रिस्पेक्ट दिस अग्रीमेंट. है ना. एंड वी to certain extent we do follow it. है ना. But then we are not a signatory to 1951 United Nation Convention of Refugees. हम उसके signatory नहीं है. Uske we got reasons for it. We are surrounded by so many nations, mostly hostile nations, and all the issues and all. So for certain reason, we have not signed this agreement. But we, India, said ki we do respect and follow this, right? So it is 1951 United Nations Convention of Refugees, which India is not a signatory, but then we do follow it, right? So that way, answer should be 1951. B should be our answer in this case, right? And then question number 13 says, this is question number 13 for you. Which bank has launched its first branch dedicated to startups only in Bangalore? Great, great. You most of you you are prepared. You know the way you are answering it, it shows you are prepared. Because SBI थोड़ा सा unlikely लगता है कई बार. मतलब in such questions you always feel like some private bank should be there and that will eventually become the answer. Most of you answered SBI. SBI is the first bank which went on to open a dedicated branch for entrepreneurs. फॉर स्टार्टअप्स. है ना. उन्होंने अपनी एक ब्रांच जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करने के लिए, उनको उनके फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, उनको एक तरीके से इंक्यूबेशन प्रोवाइड करने के लिए मोटे तौर पर आप बोल सकते हैं. तो एसबीआई इज लॉन्च दिस फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच इन बेंगलुरु. द न्यू ब्रांच विल बी लोकेटेड इन कोरामंगला नियर एचएसआर लेआउट एंड इंदिरा नगर विच आर बिगेस्ट स्टार्टअप हब्स इन द सिटी. मतलब वो इलाके जहां पर स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा, इसको बोलना चाहिए, प्रेवलेंट है. एंड स्टार्टअप कल्चर तो खैर हमारे यहाँ आसपास सभी जगह प्रेवलेंट है. यू फाइंड पीपल अराउंड यू एंड दे आर roaming around with the so many ideas with them and mostly creative and very very creative ideas. मतलब creativity लेवल के भी बहुत आगे पहुंच जाते हैं कई बार. So that ideas are so much around. But then a dedicated branch for the first time in India has been opened in बेंगलुरु. बेंगलुरु में ओपन की गई है. किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा. राइट. तो आंसर शुड बी एसबीआई. करेक्टली आंसर्ड बाय मोस्ट ऑफ यू. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू.
यस, ग्रेट। देखिए, चंडीगढ़ में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इट विल बी नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह, है ना। शहीद भगत सिंह के नाम पर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वहाँ की गवर्नमेंट, पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट, दे agreed to finally come down to this name and it will be named after भगत सिंह। इट विल बी भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रखा जाए। ओके, तो आंसर शुड बी डी। वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 15 बिफोर यू। The Loktek Lake is the largest freshwater lake in northeast India. It belongs to which of the following state? हाँ बेटा, आसाम इसका सही आंसर नहीं है। द आंसर शुड बी मणिपुर। मणिपुर आंसर होना चाहिए। देखिए, इट वाज इन न्यूज सम टाइम बैक, बिकॉज क्या हुआ है यहाँ पर, देर आर सो मेनी, इसको क्या बोलते हैं, हाउस बोट्स बोलते हैं, फिशिंग बोट्स जो बोलते हैं, फिशिंग स्ट्रक्चर्स, दे आर इन दिस लेक। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जिसको कहा जाता है। तो वहां की गवर्नमेंट ने दे हैव वहां की गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला टू रिमूव ऑल दीज स्ट्रक्चर्स देयर, एंड दैट बिकम अ रीजन फॉर अप्रोर, दैट बिकम रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट, और दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो कहां पर है ये? दिस प्लेस इज इन मणिपुर ओनली। मणिपुर में होता है। वहां का जो लोकटक डेवलपमेंट अथॉरिटी, द लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मणिपुर, जुलाई 18 इशूड अ नोटिस टू रिमूव एंड डिसमेंटल ऑल दी अथफार्म्स या फुमडीज जिसको बोलते हैं, जहाँ के वहाँ के जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हटाने की बात की गई। तो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट होती है। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। आंसर शुड बी ए इन आवर केस। क्वेश्चन नंबर 16 वी आर कमिंग एट। बेटा धनुश्री, रवि, रेशव, ट्राई टू गो टू दिस menti.com, वहां पर करिए आंसर। तो दैट इज गोइंग टू बी वर्थ, वो रहेगा ना। तो यहाँ फ्यूटाइल है, फ्यू कीप आंसरिंग दिस क्वेश्चन, करिए आंसर। गुड आफ्टरनून अखिल। Really great. Most of you answered it correctly. VLC player. And reason being, you all know Spotify is working in your mobile. Shajam is still working. You are hunting for some song, name of the song and the Shajam. आप इसको यूज करते हैं मोस्ट वाली, शायद ये आंसर कर पा रहे हैं इसलिए, राइट। जेट ऑडियो has been very old. In our generation used to use जेट ऑडियो, तो शायद सुना भी नहीं हो आपने। वीएलसी प्लेयर जो होता है वो हर हर विंडोज हमारे पीसी का एक हिस्सा होता है, राइट। अब उसकी जो वेबसाइट होती है, दैट वेबसाइट हैज बीन बैंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। हमारे उस वेबसाइट को भारत में बैन लगा दिया गया है। और जब पता करने का प्रयास किया गया कि व्हाई इट हैज बीन बैंड, उस पर बैन क्यों लगाया गया है, तो देयर वाज नो सर्टन प्रॉपर आंसर, नो इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल, राइट। सो एनीवे, आपसे पूछा जाए किस पर बैन लगाया गया है, तो इट्स स्पॉटिफाई, शजम, दे आर वर्किंग, जेट ऑडियो इज नो मोर रिलेवेंट मोस्ट वाली, एंड वीएलसी प्लेयर की वेबसाइट हैज बीन बैंड इन इंडिया। तो आंसर शुड बी डी ओनली। डी हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 से government is made mandatory for airlines to provide PNR details of all the international passengers, है ना। समझ लीजिए, international passengers on flights coming and leaving India under which of the following rule, मतलब किस रूल को अंडर, मतलब किस रूल के ताल्लुक में, किस रूल को यूज करना चाहते हैं, जिससे बचाना चाहते हैं, प्रिवेंशन करना चाहते हैं, राइट। तो इट इज कस्टम्स एक्ट 1962। देखिए, क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द लिमिट ऑफ द स्पेस लिमिट जिसको बोलना चाहिए, वर्ड लिमिट के कारण पे क्वेश्चन मे बी नॉट क्लियर टू यू, बट आई एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। देखिए, हमारे देश में जितने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स दे आर कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम आवर कंट्री, उनका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि their details should be provided to government by the this aviation, by this airlines, है ना। क्यों? क्योंकि दिस इज फॉर प्रिवेंटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग ऑफेंसेस अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। क्वेश्चन में देखिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है ना, उसके अनुसार अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट में चाहिए इंफॉर्मेशन, इसलिए वो नोटिफिकेशन की जो बात कीजिए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन रेगुलेशन के में नोटिफाई किया गया कि इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, इट विल बी यूज्ड अंडर दिस एक्ट, कस्टम्स एक्ट 1962। क्यों? क्योंकि अगर इनके द्वारा दे आर इन्वॉल्व इन नार्कोटिक्स, गोल्ड, आर्म्स एंड एमुनेशन, किसी तरीके की अनैतिक गतिविधि, इसको बोलना चाहिए, इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो दिस पीएनआर इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल, इट इज गोइंग टू बी हैंडी।
Beta, you can very well crack CLAT with feathers in the cap if you start today. So it doesn't matter how much dedication you're putting into it and how well you are proceeding with your preparation. That counts a lot. So my wishes are with you. You can very well crack CLAT if you start today itself. There have been various examples, right? But how much intensity is there, that is going to be the decider, right? So Akhil, don't you worry. You can start now and still you can go on to crack CLAT. It's not a big deal, right? चिंता मत करिए, ठीक है? चलिए. So we are coming at question number 18. तो unlikely लगता है, but yes, India and Chinese troops are together going to take part in this military exercise, which is going to be held in Russia. Vostok 2022, correct, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, सही, perfect. Most of you answered correctly. बाकी तो एनीवे सुडोनेम थे, बाकी तो हाँ, सपड़ 2022 सपड़ एक्सरसाइज होती है, बाकी तो खैर एक्सरसाइज ऐसी होती नहीं है. 2022 पोस्टर 2022 रशिया में एक्सरसाइज होने वाली है. उसमें इंडिया एंड चाइना, दीज टू कंट्रीज विच आर नॉर्मली होस्टाइल नेशन बोल सकते हैं एक दूसरे के ताल्लुक में, एटलीस्ट इन दो देशों की आर्मी आपस में एक्सरसाइज साथ करे, अनलाइकली है. मतलब वी विद पाकिस्तान एंड चाइना डूइंग एक्सरसाइज टुगेदर, इट इज अनलाइकली. वो अपने आप में थोड़ा कम संभव दिखता है, बट देन at times we don't talk to people when we meet them normally. We don't want to meet them, है ना, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, बट किसी महफिल में मिलते हैं, बात हो जाती है. सो दैट वर्क्स एट टाइम्स, तो ऐसा रशिया में एक पूरी कई सारे देश वहां पर एक्सरसाइज करने वाले हैं. वहां पर बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू बी देयर. सो वैसे कहा जा रहा है कि वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस मिलिट्री एक्सरसाइज, वी टेक पार्ट इन दिस मिलिट्री. बट कोई बायलेटरल तौर पर देखा जाए तो एटलीस्ट पहले हुआ भी है, बट अभी जिस हिसाब से हालात हैं, ऐसी कोई बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया चाइना नहीं कर रहा है. बट यस, इन रशिया वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इट. और इसके पहले देखा जाए तो जबर 2022 की 21 की बात की जाए तो उसमें तो इनफैक्ट चाइना वाज आल्सो, पाकिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. So India, China, Pakistan doing some exercise together. It has happened. It did happen in 2021, in Zapad 2021. In 2022, Vostok 22, India and Chinese soldiers are going to go for exercise together in Russia only. Russia में संभव है ये चीज possible. Question number 19 before you. A Saudi court has sentenced a woman to 34 years in prison over which of the following activity? Yes, for Twitter activity basically. है ना? देखिए, सऊदी में a lady, the name is Salma al Shahab, है ना? She has been sentenced for 34 years. Why? Because she was, protesting on Twitter. और ऐसा माना गया है कि because she can be the reason for disruption in public order, so she was sentenced for 34 years in prison, and she is a scholar in Britain's university, but she will not be allowed to leave the country for next 34 years. और उनको 34 साल की सजा वहां पर सुनाई गई, है ना? सो दैट इज, सऊदी में ऐसा होता है. हमारे यहाँ पर लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर समथिंग एंड क्लिक कर गए तो दे सडनली बिकम अ सेलिब्रिटी ओवरनाइट, है ना? एंड हियर इन दे आर बीइंग जेल्ड फॉर 34 लॉन्ग ईयर्स के लिए उनको जेल करवा दी गई है, राइट? सो इन्फ्लुएंसर मे बी इन आवर कंट्री बट जेल्ड इन अनदर. दैट इज व्हाट इट इज. तो सऊदी में ये होता है. क्वेश्चन नंबर 20 वी आर कमिंग एट. दिस इज गोइंग टू बी आर लास्ट क्वेश्चन बिफोर सेकंड लीडर बोर्ड. तो इसको ध्यान से देखिए, आंसर दिस. इज ऑब्जर्व होना चाहिए यहाँ पर. इज ऑब्जर्व एज 16 अगस्त 2022 इज ऑब्जर्व एज, वो या वॉज ऑब्जर्व एज होना चाहिए. यस. देखिए, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, went on to become prime minister for three occasions, and in 96, 98 and 99, and from 99 to 2004 he was PM for 5 long years. And
मेड लॉट ऑफ चेंजेस, राइट। और उन वो जो है उनकी अभी 2018 में मृत्यु हुई थी, है ना। इन 2018 ही डाइड of illness, and this year it was fourth death anniversary of अटल बिहारी वाजपेयी, क्लियर। और 25 दिसंबर जो होता है वह उनका बर्थडे होता है, जिसे गुड गवर्नेंस डे जिस दिन मनाया जाता है, राइट। सो 16 अगस्त इज डेथ एनिवर्सरी, 25 दिसंबर, सॉरी 25 दिसंबर is the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, our prime minister, former prime minister. Clear? So answer should be fourth death anniversary. 2018 में इनकी मृत्यु हुई। So here we have completed 20 questions and we are coming down to the leaderboard of the day. Now hopefully you find your name here, right? With the addition of 7,000 points, Tanya Basu is still leading the leaderboard, followed by Zikr, Shaurya, Sindhuja, Ishan, Chandresh, Mahak, uh, Sayan, Abhishek, and Kanak. Chali, all the best to all of you. Doing very well, Tanya. Great, beta. Continue with this, right? Chali, all the best. We are coming to question number 21 now. Still 30 questions are left. And I repeat myself, in 30 questions, anything can happen. You need to answer correctly and you need to answer as quickly as possible. अब जितना बेहतर, जितना सही और जितना जल्दी आंसर कर सकते हैं, जल्दी करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। हम 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। टू नेम द ऑपरेशन, बेसिकली जो इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ ने जो लॉन्च किया है, यू नीड टू नेम द ऑपरेशन। A comprehensive operation which is being run by Indian रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एंड दैट नेम, इसका नाम क्या है, यात्री सुरक्षा अभियान। एक तरीके से देखा जाए, एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव वेरियस स्टेप्स आर बीइंग टेकन, है ना, टू प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी टू पैसेंजर्स, है ना। और पैसेंजर्स को जितनी बेहतर सुविधा प्रोवाइड की सके, उनको एटलीस्ट सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की सके, दैट इज व्हाट द एम इज। तो ट्रेन एस्कॉर्टिंग, विजिबल प्रेजेंस ऑन स्टेशन, सर्विलेंस थ्रू सीसीटीवी कैमरा, सर्विलेंस ऑन एक्टिव क्रिमिनल्स, collection of evidence about the criminals, all these are is being done through this particular this campaign, and the name of the campaign, name of the operation is यात्री सुरक्षा ऑपरेशन, है ना। चलिए, it was run by आरपीएफ ने से रन किया है। क्वेश्चन नंबर 22, India will start supplying petrol with 20% ethanol. Yes, very good. April 2023, most of you answered correctly. देखिए, इथेनॉल इज अ बायोफ्यूल, इथेनॉल इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। और अभी भी 10% ऑफ जो पेट्रोल है ना, उसमें इथेनॉल मिलाकर दिया जाता है, मतलब सॉरी 10% ऑफ इथेनॉल पेट्रोल में मिलाकर दिया जाता है, राइट। बाय 2023, अप्रैल 2023 में, और आगे जाकर के उसको एक्सटेंड किया जाएगा, 20% ऑफ इथेनॉल एट सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स विल बी एडेड फ्रॉम अप्रैल 2023। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा? इसे ऐसा मानिए कि 20% हम लोग को आयात कम करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, right? 20% ethanol जो है we are producing, last time we were discussed in Haryana, we are having one this plant at the cost of 9,000, yes 900 crore पर एक हम लोगों ने एक प्लांट वहां पर स्थापित किया, उसमें इथेनॉल बनाया जा रहा है, एंड दिस इथेनॉल विल बी एडेड इन अ वे इन टाइम टू कम, मे बी द सेम बना है ना, वो ऐड किया जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी 20% फ्रॉम अप्रैल 2023। और जितना ये बढ़ेगा, मतलब इसको बोलना चाहिए, उतना हम लोग को आयात में, इंपोर्ट में, जो इंपोर्ट बिल हमारा होता है सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट ऑयल के कारण ही होता है, उसमें हमें फायदा मिलने वाला है, राइट। तो इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% इथेनॉल एट सेलेक्ट पेट्रोल पंप्स फ्रॉम अप्रैल 2023 एंड विल रैंप अप सप्लाईज देयर आफ्टर, मतलब फिर आगे से बढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो आंसर शुड बी B should be our answer in this case, April 2023. The other information given over here, and not for this question only, for all the questions. There's lot of information I have put over here. यहाँ पर दी गई है. Mostly it is relevant and useful. तो आप बाद में इसे repeat जब देख सकते हैं या pause करके इसे आप
पढ़ भी सकते हैं, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 वी आर कमिंग एट। Medicine from the sky has been launched by which of the following state? बस देखिए, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली बार मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब थ्रू ड्रोन्स, है ना। अरुणाचल प्रदेश सक्सेसफुली लॉन्च फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई फ्रॉम वन प्लेस सेपा टू चांग ताजो इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, है ना। और वहाँ जो वहाँ चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ट्विटर पर, पेमा खांडू ने इन्हें ट्विटर पर बताया है कि ड्रोन सर्विसेज हैज बीन लॉन्च गाइडेड बाय पीएम मोदी ने एक तरीके से इस बारे में कहा था। तो उस ताल्लुक में से आगे बढ़ाते हुए ड्रोन सर्विस जो है उसके थ्रू मेडिसिन सप्लाई जो स्टार्ट किया, बिकॉज दीज आर टेरन वेरी डिफिकल्ट टेरन जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, विथ माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स एंड, ना। सो वहां पर ड्रोन सर्विस के थ्रू यह जो मेडिसिन सप्लाई अपने आप में, इट इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग, मतलब इट इज गोइंग टू बी सो यूजफुल इन टाइम टू कम। द पायलट प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय यूएस एड, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एंड एग्जीक्यूटेड बाय रेड विंग लैब्स इन बैंगलोर, है ना। तो इट हैज बीन डन इन अरुणाचल प्रदेश फॉर द फर्स्ट टाइम, ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 वी आर कमिंग डाउन टू आंसर दिस। And for this question only you're talking about, or for normally you're saying, because इस क्वेश्चन के लिए शायद हो सकता है, बट नॉर्मली क्वेश्चन दे आर विजिबल, आप देख सकते हैं मेरे ख्याल में, तो इट्स विजिबल टू मोस्ट ऑफ यू। तो इंक्रीज दी मे बी, क्या बोलना चाहिए, ब्राइटनेस शायद इंक्रीज करके कुछ फर्क पड़ सकता हो, तो यू ट्राई, बिकॉज फॉर अदर्स इट इज एनीवे विजिबल, आई डोंट थिंक सो फॉर दिस क्वेश्चन में भी, क्योंकि ऑप्शन छोटे हैं। एनीवेज, देखिए, क्वेश्चन बोलता है 15th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरबिंदो, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अरबिंदो। देखिए, यहाँ पर we know 75th independence 76 independence day, 75 years of completion of independence, है ना। 76 था और 75 वर्ष कंप्लीट कर लिए गए हैं, है ना। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बट सेम डे इज ऑल्सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अरबिंदो, जो अपने आप में पहले रिवॉल्यूशनरी थे और बाद में वेंट ऑन टू बिकम अ स्पिरिचुअल लीडर। तो उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो होती है वह भी 15 अगस्त को ही आती है। तो 75th ईयर्स मतलब कंप्लीशन, 76 दिस इंडिपेंडेंस डे, और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी, क्लियर। सो 150th birth anniversary of Sri Aurobindo, once a renowned revolutionary who later went on to become a spiritual leader, है ना। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो बोली जाए तो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी आती है, ये स्पष्ट। तो 24th यूर डन। 25th क्वेश्चन पर आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, ट्राई टू आंसर दिस फर्स्ट टाइम। देखिए, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। 17-year-old इंडियन ग्रैंड मास्टर प्रगनंदा नंदा प्रगनंदा, राइट, रमेश बाबू, इसको प्रगनंदा आर कहा जाता है, आर प्रगनंदा कहा जाता है। इन्होंने तीसरी दफा मैक्सन कार्लसन को अभी 6 महीने में थर्ड टाइम हराया है। इट इज नॉट फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेकंड जो आप आंसर कर रहे हैं, इट इज थर्ड टाइम ही हैज डिफीटेड मैक्सन कार्लसन, है ना। तो प्रगनंदा हैज डिफीटेड मैग्नस कार्लसन फॉर थर्ड टाइम इन लास्ट 6 months, है ना। इट्स राइट सिग्नल फॉर मैक्सन कार्लसन, जो कि वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उनको तीसरी दफा हरा दिया गया है, राइट। सो इट इज थर्ड टाइम शुड बी आर करेक्ट आंसर इन दिस केस, राइट। रोमानिया में भी एक चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ, चैंपियंस टूर ऑफ मियामी, मायामी में इनको हराया गया है, ठीक है। तो थर्ड टाइम शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, 26 क्वेश्चन पर आइए। दिस क्वेश्चन नंबर 26 फॉर यू।
पर्टिकुलर बैंक ने यहाँ पर विजिलेंटी इज अ कैंपेन which was launched by which of the following bank? Yes. Vigilante is a campaign which was launched by this HDFC बैंक है ना। दुल्ला कुट्टी वहां एक पहले टीवी करेक्टर हुआ करता था जो पहले मान के चलिए वीजे जो कहा जाता है ना, चैनल वी पहले चलता था स्टाइल। एंड दिस लेडी वाज नो वन ऑफ द वीजे देयर। सो उनके द्वारा मतलब शी इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट एंड इट इज लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी बैंक सोशल मीडिया कैंपेन कॉल्ड विजिलेंटी टू एजुकेट कस्टमर्स ऑन सेफ बैंकिंग हैबिट्स एंड साइबर फ्रॉड अवेयरनेस। तो इट इज लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर 27। India exported 18.75 million metric tons during last 21 years. Rice export की बात की जा रही है. I'm very sorry it is not mentioned over here. Rice exports we are talking about. Listen to me carefully. Rice export में इंडिया ने 18.75 metric ton जो है वो किया है. How many countries there? कितने देशों को राइस एक्सपोर्ट किया गया है? I'm very sorry, beta. This question was in a way incomplete, and only two of you could answer. Fact is, what we wanted to answer, what I wanted to question was, India exported 18.75 metric tons of rice in year 2021-22 to world over। मतलब इतना एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया है। कितने देशों तक हम लोग ने एक्सपोर्ट किया, मतलब हाउ मेनी कंट्रीज डिड वी रीच थ्रू दिस? कितने देशों को एक्सपोर्ट किया गया था? दैट वाज द राइट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क। बट एनीवे मुझे लगता है द वे यू पीपल हैव आंसर्ड, या कि फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या कि क्लैरिटी नहीं थी क्वेश्चन में। बट एनीवेज द 150 नेशन जो है आंसर होना चाहिए। India, world's largest exporter of rice, went on to export 18.15 million metric tons of rice to over 150 nations। मतलब करीब करीब हमने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है। देख, 3/4 of the number of countries in the world we are exporting rice to, right? To year 2021-22 it was 18.75 million, and we got an earning of $6.1 billion through this, है ना। सो ये कुछ समय पहले देखा जाए तो उसके ताल्लुक में देयर इज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट वी हैव डन इन दिस राइस एक्सपोर्ट। एनीवेज आंसर शुड बी डी। एंड इसको क्लैरिटी समझ लीजिए, मतलब नॉट मेनी ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, ओनली टू ऑफ यू आंसर कुड आंसर, बट देन दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 28। आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 28। ये इंडिया गिफ्टेड अ डॉनियर एयरक्राफ्ट टू वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन। किसी देश को भारत ने ये एयरक्राफ्ट जो है सर्वेलेंस के लिए उनकी उनकी हेल्प करने के लिए एक तरीके से गिफ्ट किया है। तो हमको ये कंफर्म करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इट इज। तो वी हैव गिफ्टेड दिस एयरक्राफ्ट टू, हमने एयरक्राफ्ट जो है ये वी हैव गिफ्टेड इट टू श्रीलंका इन सम टाइम। तो श्रीलंका में चाइनीज आपको मालूम है हस्तक्षेप, और वहाँ के चाइनीज एक वहाँ पर शिप वहाँ पर आ रहा है, एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग। तो इंडिया हैज गिफ्टेड अ डॉनियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका टू बॉस्टर देयर कैपेबिलिटी टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। उनकी हेल्प करने के लिए एक तरीके से हमारे द्वारा उनको ये एयरक्राफ्ट जो है वो गिफ्ट किया गया है, राइट। तो आंसर शुड बी श्रीलंका इन दिस केस। बट देन इसके पहले हम मॉलदीव्स को भी है ना इस तरीके से गिफ्ट जो है वो कर चुके हैं। वो उनका सर्वेलेंस जो होता है बेसिकली उसको उसको प्रॉपर हेल्प करने के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिस इज। Which movie was awarded the Best Film Award at 13th Indian Film Festival of Melbourne 2022? ये जो आंसर आया है ना, ये हो सकता है ये आंसर होना चाहिए था मे बी, बिकॉज इट वाज अ वेरी गुड मूवी। शेरशाह वाज अ गुड मूवी।
बट द अवार्ड हैज बीन गिवन टू, इट वाज आल्सो अ गुड मूवी, 83, है ना, वो भारत की जीत जो 1983 में, वी डिफीटेड वेस्ट इंडीज टू वेंट ऑन टू विन फर्स्ट वर्ल्ड कप, एंड फर्स्ट वर्ल्ड कप अदर देन वेस्ट इंडीज, इंडिया नहीं जीता था, क्योंकि पहले वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीतते आई थी। एंड माइटी वेस्ट इंडीज वाज डिफीटेड बाय इंडियन टीम इन 1983, और उस बेस पर जो मूवी बनी थी 83, जो रणवीर सिंह जिन्होंने कपिल देव का किरदार निभाया था, दैट मूवी वाज गिवन बेस्ट फिल्म अवार्ड। उस मूवी को 13th इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न में 2022 में 83 को पहला, मतलब उनको सबसे बेहतर मूवी का जो अवार्ड जो है वो दिया गया। वेरी सॉरी, दिस इज द आंसर। एनीवेज, some goof up is there, don't worry. We're coming down to question number 13 now directly, and this is the last question before third leaderboard, है ना, ये third leaderboard के पहले last question है। So answer this question, don't worry about that thing, don't worry, वो 29 question भूल जाइए, नहीं, अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is some technical issue वहां पर हो सकता है। तो we are coming to question number 30 before next leaderboard, this is the last question, answer this। During speech at Red Fort, चलिए, most of you answered correctly. Great, very good. During a speech from Redford, PM Modi laid out development strategy for next 25 years. अगले 5 वर्षों के लिए पीएम मोदी ने जो अपनी स्पीच दी थी रेडफोर्ड पर, जो स्पीच दी थी 15 अगस्त को, उसमें उन्होंने कुछ आह्वान किया था, है ना। सो विच डेवलपमेंट स्ट्रेटजी वॉज टॉकिंग अबाउट, अमृत काल, है ना, पंचप्राण, पंचामृत, अभिप्राण, इनमें से क्या, कौन सी स्ट्रेटजी की पीएम मोदी ने बात की थी, है ना। तो देखिए ना, स्ट्रेटजी जो जो यहाँ बात की गई थी, द स्ट्रेटजी वॉज पंच प्राण स्ट्रेटजी, है ना, द स्ट्रेटजी वाज पंच प्राण स्ट्रेटजी विच वाज लॉन्च्ड बाय, विच वाज आउटलाइंड बाय पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज स्पीच, है ना। ये पंच प्राण स्ट्रेटजी जो उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान पे इस बारे में बात की थी, राइट। अब यहाँ के बाद में हम आते हैं, वी कम डाउन टू द लीडर बोर्ड, द थर्ड लीडर बोर्ड आफ्टर 30th क्वेश्चन, स्टिल 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, यू विल बी वेरी, इसको बोलना चाहिए, आतुर होंगे इसको देखने के लिए। सो दिस इज द फर्स्ट थर्ड लीडर बोर्ड ऑफ द डे। Even after 30 questions, Tanya is still leading with 25,755 points, followed by Shaurya Singh, Zikr, Mahek, Sindhuja, Kanak, Chavi, Prashant, Aditya, and Ishan, है ना। तो still 20 questions are still left, है ना, 20 क्वेश्चन बचे हैं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। So this is 31st question before you. Question number 31. Answer this question. Well, code is 71401737. 71401737 is the code which you can use as well. चलिए, वेरी गुड। देखिए, भवानी देवी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स इन फेंसिंग, फेंसिंग जो होता है वो तलवारबाजी होती है ना। तो तलवारबाजी में भवानी देवी वेंट ऑन टू विन अ गोल्ड इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। सो आंसर गोल्ड हमारा आंसर होना चाहिए, वेरी मच करेक्ट, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। इंडियन फेंसर भवानी देवी वेंट ऑन टू विन गोल्ड इन कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 इन सीनियर वुमेन्स सबर इंडिविजुअल कैटेगरी, है ना। 42nd रैंक इनकी होती है, बट शी हैज वेंट ऑन टू विन द गोल्ड, शी वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स इन फेंसिंग, है ना। तो आंसर शुड बी गोल्ड ओनली। 32nd हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ रहा है, आंसर दिस 37 क्वेश्चन।
यस, इन ईयर 1952 जम्मू कश्मीर जो स्टेट फ्लैग है वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट किया गया था। तो 1952 से लेकर के 2019 तक की जब बात की जाती है तो दो फ्लैग जो है एक तरीके से चलते थे, जम्मू कश्मीर का स्टेट फ्लैग होता था। बट पोस्ट 2019 दैट थिंग, वो जो ट्रेडिशन, वो जो परंपरा एक तरीके से उसको माने उसका, वो दैट इज नो मोर देयर, ओनली वन स्टेट वन इंडियन फ्लैग जो हमारा होता है वो वहाँ पर लागू होता है। तो जम्मू कश्मीर स्टेट फ्लैग वाज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशनली इन ईयर 1952। ये हमारा आंसर होना चाहिए, करेक्ट बाय मेनी ऑफ यू। देन 33rd क्वेश्चन से इज, India may become 5 trillion economy by 2028-29 only if GDP grows to 9% per year consistently for next 5 years। क्योंकि एक आरबीआई गवर्नर, जो एक्स आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, उनके द्वारा ये बोला गया है कुछ समय पहले। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट? यस, देखिए डी सुब्बा राव पहले फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, वो गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि यदि भारत की जो ग्रोथ है, इफ दैट इज इंटैक्ट, दैट इज कैप्ट एट दिस 9% एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, है ना, 9% अगर एक ग्रोथ होती है और उसको कंसिस्टेंटली हम मेंटेन कर पाते हैं अगले 5 वर्षों तक, है ना, तब जाकर के बाय 28-29 2028-29 तक हम लोग जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब जो है ना, दैट द ड्रीम ऑफ अचीविंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि अभी प्रेजेंटली कहा जाए तो वी आर एट अराउंड $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन के आसपास हम लोग अभी हैं, राइट। सो इसे अगर हम लोग को 5 ट्रिलियन तक लेकर जाना है तो हमें हर साल अगले 5 वर्षों तक 9% का, जिसको बोलना चाहिए, ग्रोथ देना होगा, है ना। 9% ग्रोथ शुड बी देयर, तब जाकर के वील अचीव दैट लेवल ऑफ 5 ट्रिलियन। मतलब 3 ट्रिलियन अभी है एंड 9% होता है तो 5 वर्षों में ऐसे भी इट इज गोइंग टू बी 45%। और उसमें आप कंपाउंडिंग लगा करके उसको मैथमेटिकली देखें तो इट इज 1.5 ऑफ व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ अराउंड। तो 3 का 1.5 अगर कर भी दें तो 4.5 5 के आसपास वो आता है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि कंपाउंडिंग का बड़ा इफेक्ट आएगा। सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि अगर 9% चलता है तब जाकर के हम लोग 5 साल में वो भी consistently 9% if you're able to maintain in these circumstances, then we can think of this $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम जो बात करते हैं। एंड इट कुड हैव बीन, ये शायद जल्दी अचीव होता, बट देन कोविड वी ऑल नो एंड दैट प्लेड अ लॉट। उसके बाद तो हमारा जो पीछे आ गए थे इकोनॉमी की बात की जाए, जीडीपी तो। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 34 फॉर यू। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कहा जाता है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज है। तो अपने, मान के चलिए, मतलब ऐसा ऐसा माना जा रहा है कि फॉर सर्वाइवल, फॉर अडॉप्टिंग टू दिस थिंग, दे हैव मेड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ देयर लेइंग हैबिट, एग लेइंग हैबिट जिसको कहा जाता है। सो अर्लियर दे वर लेइंग दिस वन एग, उसको बढ़ा करके गिविंग क्लच ऑफ 2 legs, सॉरी एग्स एट अ टाइम दे हैव डन। तो मे बी बिकॉज ऑफ बेटर एडिशनल प्रोटीन डाइट वगैरह जो भी उनको दिया जा रहा है, जो और एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण पे, या सर्वाइवल के ताल्लुक में देखा जाए तो दे हैव चेंज देयर पैटर्न, बेसिकली एग लेइंग जो हैबिट होती है उसमें परिवर्तन करके 1 से उन्होंने उसको बढ़ा करके 2 कर दिया है। तो गिविंग क्लच ऑफ 2 eggs एट अ टाइम आफ्टर गेटिंग एडिशनल प्रोटीन डाइट ड्यूरिंग दी monsoon season, maybe because of season and all. Environmentally, Rajasthan have held it a new record as all experts has been reporting a clutch of single egg only, but that has been increased to 2 by then, है ना। और वो ऐसे भी endangered species में, तो अगर ये होता है तो it is going to increase their count, maybe it is going to be useful। Come down to question number 35। As per the recently released report, Arctic was heating at 4 times than the rest of the planet, because पोल पर आता है और वहां पर
उस रीजन से कहा जाए तो अगस्त 11 फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च पब्लिश द स्टडी इन द कम्युनिकेशन अर्थ एनवायरमेंट जनरल कंक्लूडिंग दैट आर्कटिक इज हीटिंग एट 4 times than the rest of the planet। और अपने आप में एक चिंता का विषय है ना। इट वाज, मतलब ये माना जा रहा था कि इट इज 2 or 3 times, बट रिसेंट स्टडी शोज दैट इज 4 times ऑफ द एक्चुअल हीटिंग जो होती है उसका 4 गुना जो है वो उसका असर आर्कटिक पर हो रहा है, मे बिकॉज पोलर पोजिशन उनकी होती है इस करंट पे। तो आंसर यहाँ पर हमारा 4 times होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 जो होता है, यू आंसर क्वेश्चन नंबर 36 ईयर। रिसर्चर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखिए, रिसर्च टीम इन हैदराबाद बेसिकली, एंड टीम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पीपल फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट, है ना। एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, एंड सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टीम, CCMB जो बोलते हैं, ये 3 इंस्टीट्यूट मिलकर के दे हैव डन सम रिसर्च, एंड व्हाट दे हैव गॉट इज दे आर एबल टू प्रिंट अ 3D प्रिंटेड कॉर्निया, जो आंखों का होता है, उसको उन्होंने प्रिंट कर लिया है ना, और ट्रांसप्लांट भी किया है इन रैबिट्स। एंड मे बी इन सम टाइम, मे बी इन years to come, they will be able to 3D print the cornea of a human eye with this same technology. So have collaborated to develop 3D printed cornea from human donor corneal tissue, which would have otherwise become discarded for meeting optical standard. And maybe in time to come, they'll be able to come up with this human eye cornea, 3D printed cornea, शायद कुछ समय बाद बना पाए। This has been experimented by a team of researchers from Hyderabad. Question number 37. According to a survey by Lapsos India, which institution is the most trusted institution in the country? Ipsos, sorry, it's not Lapsos, it's Ipsos. Ipsos India, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है जिसकी जिसकी जिसको बोलना चाहिए ट्रस्ट सबसे ज्यादा है, जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं लोग, सारा भरोसेमंद इंस्टीट्यूट या ग्रुप कहा जा सकता है। देखिए, राइटली सो, डिफेंस फोर्सेस आर दी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है देश के लोगों को। और उसके बाद में इट इज RBI, PM ऑफ इंडिया, एंड देन इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप सीरीज में देखें, इसमें रैंक के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं, तो फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है दैट इज ट्रू। फर्स्ट इज डिफेंस फोर्सेस, देन इट इज RBI, देन इट इज PM ऑफ इंडिया, एंड देन इट इज दिस, इसको बोलना चाहिए Supreme Court. So rank first in defense forces with least 2 in 3, 65% citizens reposing their faith in them. Rank 2 was RBI with 50% people reposing their faith. Rank third was PM of India, chosen by 49% of people who polled. And rank fourth was backed by Supreme Court of India with 47%, followed by fifth CBI and sixth police. राइट। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा जो हमारे देश के लोगों को है दैट इज ऑन डिफेंस फोर्सेस, उसके बाद RBI, एंड उसके बाद में PM ऑफ इंडिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज गॉट अ पोजीशन ऑफ फोर्थ पोजीशन पर आते हैं, ठीक है। सो इट इज, आंसर शुड बी ए, हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए। 38 क्वेश्चन वी आर एट, एंड दिस इज क्वेश्चन बिफोर यू। Who has been reappointed as Chief of Drugs Control General of India, DCGI? डॉक्टर VG सोमानी जो पहले से ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया हैं, उनका एक्सटेंशन, उनका टेनर को 3 महीने बढ़ा दिया गया है। तो ही हैज बीन रीअपॉइंटेड एज ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स ना, उनके टेनर को 3 महीने से बढ़ा दिया गया है, राइट। एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम ही हैज डन ग्रेट जॉब, एंड दैट इज द रीजन ही इज बीइंग कंटिन्यू इन हिज जॉब। 39 क्वेश्चन पर हम आते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 39 फॉर यू। First electric double decker bus in which of the following city? I believe this is a very easy question for you.
यस मतलब सोच सकते हैं, बट नॉर्मली मुंबई के अलावा इन एनी अदर सिटी वी रेयरली वी कैन थिंक ऑफ अ डबल डेकर बस, है ना। बट एनीवे पॉसिबल तो सब कुछ है, बट यहाँ पर मुंबई शुड हैव बीन आर आज इसको बोलना सबसे ऑब्वियस आंसर होता है, मुंबई इज इनफैक्ट द राइट आंसर। मुंबई में स्विच करके आपने देखा हो, फोटोग्राफ भी देखा हो, तो स्विच मोबिलिटी लिमिटेड ने एक बस निकाली है, स्विच बस जिसको बोलते हैं। इट्स अ डबल डेकर एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस इन फर्स्ट टाइम इन मुंबई। इट वाज लॉन्च्ड बाय inaugurated by Nitin Gadkari, our Minister for Road Transport and Highways. So Mumbai is the place wherein first double-decker AC bus has been launched, and it's a electric bus, है ना। और switch उस पर आपने देखे तो it is written over है switch mobility ने उसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है। तो आंसर शुड बी मुंबई इन दिस केस। वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 40, है ना। उसके बाद में इट विल बी लीडर बोर्ड, सेकंड लास्ट लीडर बोर्ड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40 फॉर यू। आंसर दिस। The following Indian sports body was suspended recently. ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको फीफा ने कुछ समय पहले बैन कर दिया था, और अभी मतलब बैन अभी भी किया हुआ है, बट अभी बैन हटने के द्वार खुल गए। मोस्ट ऑफली जो बैन है वो हटा दिया जाएगा, बिकॉज इंडिया में विमेन्स वर्ल्ड कप जो होता है वह कुछ समय बाद यहाँ पर वो करना है, मतलब अनाउंस किया गया है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। तो उस ताल्लुक में ये बैन जल्दी हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और क्यों किया गया था, बिकॉज देखिए वहां पर एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स होती है, जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी है बेसिकली। और उस कमेटी में 50% प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्मर प्लेयर्स को दिया गया है ना। देखिए बोन ऑफ कंटेंशन आप देखें, लास्ट पॉइंट जो देखते हैं वो सीओएस डिसेंट टू गिव 50% रिप्रेजेंटेशन विद वोटिंग राइट्स, राइट टू प्लेयर्स। जबकि फीफा बोलता है कि दे शुड नॉट एक्सीड देन 25%, मतलब 25% से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकते। बट इन दिस कमेटी 50% रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया था, तो दैट गोज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ फीफा। और फीफा या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ओलंपिक एसोसिएशन, फीफा, बीसीसीआई एंड ऑल दोस होते हैं, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन अगर इनके इनके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, तो जो पूरी जो इंस्टीट्यूट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसे बैन लगाया जाता है। दैट इज हैपेंड अर्लियर इन केस ऑफ ओलंपिक एसोसिएशन, एंड कई जगह हम लोग इस चीज को देखते हैं। सो दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन दिस, या एनी अदर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इज दिस। तो यहाँ पर जब ये रूल नहीं फॉलो किए गए, इसको एक इंटरफेरेंस की तरह देखा गया, और वहां फिर बैन लगाया गया। नाउ वो शायद बैन जो है वो हटा लिया जाएगा। मोस्ट ऑल इट विल बी इनको सस्पेंड, मतलब इसको रिपील कर लिया जाएगा बैन को, राइट। तो वी आर कमिंग टू दी लीडर बोर्ड, द लास्ट सेकंड लास्ट लीडर बोर्ड पर आते हैं। Still, the leaderboard is being led by Tanya, and tough competition from Shaurya, followed by Zikr, Mahek, Sindhuja, Chavi, Aditya, Prashant, Sayan and Ishan. तो ये 10 लोग जो हैं टॉप 10 में हैं। स्टिल वी आर लेफ्ट विद 10 क्वेश्चंस, मोस्टली स्टिल लॉन्ग वे टू गो आई वुड से, बट फिर भी बहुत परिवर्तन अभी भी आ सकता है। I've seen lot many changes in the last 10 questions, right? So we are coming down to question number 41 पर हम आते हैं। This is question number 41 before you answer this question. Yes, great. देखिए अरुणाचल प्रदेश में ऐसा बीआरओ के द्वारा, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ऐसा पायलट प्रोजेक्ट जो बोलते हैं वो ऐसा रन किया जा रहा है। तो उस ताल्लुक में व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ स्टील स्लैग रोड, है ना। अब स्लैग जो होता है, स्टील स्लैग जो होता है, एक तरीके से बाय प्रोडक्ट की तरह पाया जाता है फॉर स्टील। और उसका इस्तेमाल करके अगर अगर रोड बनाया जा सकता है, अगर ये बनता है, पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है,
तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ चेंजेस, बिकॉज इन एरियाज में जहाँ पर बॉर्डर एरियाज की बात की जाती है, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर इस तरीके से रोड बनाते हैं तो शायद कम लागत में सम बेटर रोड्स कैन बी डेवलप्ड। तो दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट मतलब एक देखा जा रहा है, एक प्रोजेक्ट बना करके, अगर इट वर्क्स देन इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स, है ना, क्योंकि स्लैग जो होगा इट इज अ बाय प्रोडक्ट, तो मे बी द कॉस्टिंग गोज डाउन and the strength goes up, जिसको strength बढ़ सकती है, तो it is going to make lot of changes in time to come maybe। तो अरुणाचल प्रदेश में border road organization will construct a pilot road using steel slag which can withstand heavy rains and adverse climatic condition। and what will it will जो प्राइसिंग होगी, जो ओवरऑल कॉस्ट होगी, कॉस्ट को बहुत ज्यादा कवर किया जा सकेगा, राइट। सो 41 का आंसर शुड बी अरुणाचल प्रदेश बी ओनली। वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42 नाउ। आंसर द क्वेश्चन नंबर 42। द प्रोडक्शन ऑफ AK-203, और आपने न्यूज में कई बार देखा हो, तो इट इज गोइंग टू हैपन इन अमेठी उत्तर प्रदेश, है ना। अमेठी उत्तर प्रदेश में जो ये AK-203 वो बनाई जाएगी। एनीवेज, ओके, सॉरी सॉरी, चलिए, डोंट वरी, द आंसर शुड बी अमेठी इन दिस केस। अमेठी उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफल जो इंडो एशियन जॉइंट वेंचर जो होता है, वहां पर यूपी में इसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा, राइट। चलिए, द आंसर शुड बी अमेठी इन दिस केस। Very sorry, the 43rd question may not be available. We are coming to question number, sorry, 43rd, ठीक है, इसको आंसर कर सकते हैं क्या? Try to answer this anyway. There is some goof up. Don't worry. You try to answer this anyway. The following is first of its kind database of arrested narcotic offenders। तो अगर इसमें आप देखें तो नेशनल डेटाबेस फॉर अरेस्टेड नार्कोटिक ऑफेंडर्स जो होता है, दैट इज निदान। वो अपने आप में ही वो निदान है। नेशनल अगर आगे लगा दें तो इट द आंसर कम्स डाउन टू निदान ओनली। So Nidan is going to be first of its kind database, national integrated डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्कोटिक ऑफेंडर्स। तो इट इज गोइंग टू बी निदान। मतलब ऐसे वो लोग जो इसमें लिप्त पाए जाते हैं इन गतिविधियों में, ड्रग स्मगलिंग एंड ऑल, उनका एक डेटाबेस कंप्लीट कवर बनाया जा रहा है, राइट। तो इट इज निदान ओनली। निदान शुड बी द आंसर फॉर दिस। बेटा, वी आर कमिंग टू क्वेश्चन डायरेक्टली। आप एक्सप्लेनेशन कितना मत करिए। क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 44, यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन 44। BB My Story is a memoir of which of the following world leader? And the first option is Shinzo Abe, Joe Biden, Naftali Bennett, and Benjamin Netanyahu. Many of you answered Shinzo Abe here, but the right answer should be कि वो शायद क्वेश्चन देख करके आप आंसर कर रहे हैं, बट द राइट आंसर शुड हैव बीन बेंजामिन नेतन्याहू, जो इसराइल के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। फॉर वेरी लॉन्ग ही वाज प्राइम मिनिस्टर, आर्मी मैन जो है, उनके उनकी बुक है दिस बीबी माय स्टोरी इज बुक रिटन बाय बेंजामिन नेतन्याहू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, राइट। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर, इट शुड बी डी ओनली। डी हमारा यहाँ आंसर होना चाहिए। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 फॉर यू। Goodfellow is the company associated with which of the following business leader? ये रतन टाटा ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। एंड दिस कंपनी इज गुड फेलोज। इट्स अ सीनियर सिटीजनशिप कंपेनियनशिप, एक तरीके से कंपनी बनाई गई है। एंड नेम ऑफ द कंपनी इज गुड फेलोज।
गुड फेलोज इज अ वेरी ओल्ड इंग्लिश मूवी, बड़ी फेमस सी इंग्लिश मूवी का नाम होता है, एंड दैट इज अ कंपनी विच हैज बीन फंडेड बाय रतन टाटा, है ना, and he has provided seed money for this. This company offers senior folks companion services. सीनियर फोक्स मतलब जो ओल्ड सिटीजन होते हैं, है ना, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनको कंपेनियन सर्विसेज, एक तरीके से कंपेनियनशिप सर्विसेज ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। माधव, क्वेश्चन नंबर 46 पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 46 फॉर यू, आंसर दिस, लास्ट 5 क्वेश्चंस वी आर। ये 2018 में मणिपुर में करवाए गए थे पहले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स। इट हैपेंड इन मणिपुर इन 2018, एंड द सेकंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मेघालय, अभी मेघालय में ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आना चाहिए मेघालय होना चाहिए, आसाम नहीं। आसाम एक बड़ा स्टेट है वहां पर, बट देन ऑलवेज इट शुड नॉट बी द आंसर। मेघालय इज द प्लेस वेर इन सेकंड वर्जन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट इन 2018 एंड दैट वाज इन मणिपुर, पहला मणिपुर में करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 47, आंसर क्वेश्चन नंबर 47। World Unitarian Day is celebrated every year on 19th of August to give tribute to people who came forward to help the needy people, जो volunteers होते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज के आगे आते हैं, उन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए, उन लोग को बढ़ावा देने की एक तरीके से यह दिन जो है मनाया जाता है ऑन 19th ऑफ अगस्त एवरी ईयर, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48 फॉर यू, आंसर दिस क्वेश्चन, दिस थर्ड लास्ट क्वेश्चन बिफोर द फाइनल लीडर बोर्ड, आंसर दिस। ये अक्षय ऊर्जा दिवस या उसको रिन्यूएबल एनर्जी डे भी कहा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th ऑफ अगस्त, सेम डे राजीव गांधी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, सेम डे वही होता है, तो उसको आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी डे, सेलिब्रेटेड ऑन 20th अगस्त एवरी ईयर, 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 49, आंसर दिस क्वेश्चन। 28th ऑफ अगस्त इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मॉस्किटो डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर रोनाल्ड रॉस जिन्होंने 1897 में ही फाउंड द कनेक्टिविटी बिटवीन मॉस्किटोज एंड मलेरिया, है ना, उन्होंने 1897 में इन मलेरिया मॉस्किटोज के बीच में जो कनेक्शन है, जो बेसिकली उनके द्वारा जो फैलाया जाता है, अब इसके बारे में नहीं मालूम था, बट ही गॉट अस टू नो अबाउट इट, मतलब ही मेड अस नो अबाउट इट, ही गॉट दिस कनेक्शन जो होता है, उन्होंने पता किया था, रोनाल्ड रॉस ने 1897 में बता किया था। तो इस दिन को उनको एक तरीके से ट्रिब्यूट दिया जाता है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे 28th ऑफ अगस्त। वी आर कमिंग डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जो प्रश्न होगा ये अंतिम प्रश्न है, इसके बाद में विल बी मीटिंग द न्यू विनर ऑफ द क्विज, राइट, and you answer this quiz, this question correctly, maybe you can increase the hope of winning a book over here. This is the last question before you, question number 50.
ये नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, दैट इज नफीस, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, है ना। नफीस जो है अभी अभी इट इज ये एक्टिव हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। मध्य प्रदेश में एक केस इससे सुलझाया भी गया है। ये वो सिस्टम होगा जिसमें कोई भी क्रिमिनल, अगर कोई भी अगर किसे पकड़ा जाता है, किसे अरेस्ट किया जाता है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स और बाकी कई सारे डिटेल जो है वो कैप्चर कर ली जाएंगी, राइट। And it will give a complete, a new number will be provided, national fingerprint number, NFN जिसको कहा जाएगा, that will be provided। तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा कि इस नंबर के अंतर्गत इतनी डिटेल्स होती हैं, फिंगरप्रिंट्स एंड अदर थिंग्स एंड ऑल, राइट। सो ये फिंगरप्रिंट नंबर जो होगा वह एक 10 डिजिट नंबर होगा। इट इज गोइंग टू बी 10 डिजिट नंबर। द फर्स्ट टू डिजिट या फर्स्ट टू प्लेसेस जिसको अल्फाबेट के हिसाब से बोले, तो दैट विल आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ द पर्सन ही बिलोंग्स टू, द पर्सन बिलोंग, जहां का उस जिस स्टेट से होगा वो। और उसके अलावा बाकी आर्ट विल बी द जो भी नंबर असाइन किया जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी अ 10 डिजिट नंबर। नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर इज गोइंग टू बी अ 10 digit number assigned by this NAFIS, NAFIS, National Automatic Fingerprint Identification System, right? So answer should be 10 digit over here, यहाँ पर 10 digit answer होना चाहिए। So herein we have taken care of 50 questions. Now we'll look at the leaderboard, and this leaderboard confirms us that the winner of the quiz is great. Tanya Basu, you are the winner for this quiz because I could see, yes, with 42,353 points. Tanya, you're the winner for today's quiz. Many congrats to you, beta. Great. And real में for whole quiz, it was not just a couple of जिसको बोलना चाहिए rounds. You were winner in almost all the rounds, all the 5 rounds we can say, all the 5 sections, right? So many congrats to you. You are our new winner, and you are going to get this book, The Tipping Point. Malcolm Gladwell ने जो किताब लिखी, Gladwell ने, and this is a beautiful book you are going to get. So what I'm going to do, I'm going to give you a number. You need to call on this number, and you need to provide your contact details, and the book will be sent across to you shortly, right? So many congrats to Dania, and many congrats to other top 10 contenders over here. If I read it to Zikr, uh, some names I'm not able to read. The Samriddhi, Prashant, Aditya, and others. Many congrats to all of you, and congrats to all those who are part of this 1.5 hour session and who could सस्टेन फॉर 50 क्वेश्चंस, है ना, जो जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन तक बिल्कुल बैठ करके समझ पाए हैं। I hope this exercise is helpful to you. I hope this is going to be it will contribute to your preparation, and many congrats to all of you again. And Tanya, please beta just note down this number I'm giving, and you need to call on this number, or you need to send across, simply you can send the details on this number। अगर चाहें तो किसी सीधे डिटेल्स भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। Just note down this number I'm giving। चलिए Beta, this class timing I told you, it is going to be 2 o'clock every Wednesday afternoon. 2 o'clock we are going to meet, and it is going to be a one and a half an hour session. We are going to discuss. We discuss 50 questions every week, and these questions are from the last week. Let's say, as I told you in the beginning of the session itself, it was from 15th of August till 21st of August. Next time we are going to meet next week on Wednesday at 2 o'clock. We are going to discuss details, the questions from 22nd till 28th. So what you need to do when next time you come over here, you need to prepare for next 7 days. You read newspapers, go through various sources, go for various MCQs, prepare yourself and come here and try to answer as early as possible, as quickly as possible, as correctly as possible. And you may end up preparing well for examination and may end up getting a book. So Erin, I thank you very much for being here. Thanks a lot. We'll meet next week. Thanks a lot. Bye.